ठीक है। तो सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे हम, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कल हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखी थी और सरफेस एनर्जी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, है ना। ये मैंने कल आपको एडिसिव और कॉसिव फोर्स के बारे में बताया था, है ना। इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन, ऐसे लिखो हेडिंग, मोलिक्यूलर कंसिडरेशन ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल लेवल पर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसे सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे सरफेस टेंशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है। दो टाइप के फोर्स मैंने कल को आपको भी एक्सप्लेन किए थे। एक तो कोहेसिव फोर्स है ना, बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। और एडिसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। व्हाट इज एडिसिव फोर्स? बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एडिसिव, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे मैं बता देता हूं, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर और ग्लास सरफेस, है ना। पहला। दूसरा ऐसा लिख सकते हैं, वाटर एंड मर्करी सरफेस, ऐसा लिख सकते हैं मर्करी एंड ग्लास सरफेस, ऐसे हो सकता है। क्लियर है क्या बात? ये है, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया मैं कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की बात करूं, तो आप यदि देखोगे कि ये कांच है, जैसे मान लिया ये कांच का ये क्या है? कांच है। कांच को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? ग्लास। अगर जो आप ग्लास के जैसे कांच ले लें, है ना, ये है। जैसे मान लिया ये मोबाइल का कांच है, ये कांच है। आप इस पे थोड़ा पानी छिड़कोगे, पानी डाल दोगे तो पानी इससे चिपक जाता है। आई बात समझ में? ये कांच है और यहां पर पानी है, वाटर है, तो चिपक जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये तो क्या है? वाटर, और ये क्या है? ग्लास। दिस इज ग्लास। और ये देखो, वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में, वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा? एडिसिव फोर्स लगेगा। तो जैसे ये ग्लास वॉल है, ये तो है ग्लास, और यहां पे पानी आप लगा दोगे तो पानी वाटर विल स्टिक विथ ग्लास, है ना। क्यों? इसके नीचे लिख लेना, सिंस एडिसिव फोर्स, ए फॉर एडिसिव, सिंस एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। क्लियर है क्या बात? एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इस वजह से ही वाटर के मॉलिक्यूल कांच के मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं। लेकिन यदि हम ये कंसीडर करें, ये तो ग्लास है और यहां पे हमने रख दिया मरकरी। क्या रख दिया? ये मरकरी। यहां पे तो मरकरी है, तो इसमें जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा और ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल में जो एडिसिव फोर्स होगा, तो जो कोहेसिव फोर्स होता है इस केस में, कोहेसिव फोर्स जो होगा वो एडिसिव फोर्स से ज्यादा होता है। इसलिए, है ना, इसलिए मर्करी विल नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल। क्लियर है क्या बात? यही बात। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, है ना, जो गुरुजी बताते हैं, सभी बताते हैं, सभी टीचर्स बताते हैं। कैसे? कि मान लिया
हाँ भाई, जैसे ये है, अगर जो मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से लिख रहा हूं, इस मार्कर से लिख रहा हूं ऐसे करके, तो जो ये जाइलिन है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो इस बोर्ड के मॉलिक्यूल से चिपक जाता है। यानी कि जाइलिन और बोर्ड के मॉलिक्यूल में एडेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर जो मान लिया आप इस पे मोम से लिखने लगो, वैक्स से लिखने लगो, इस पे यहाँ पे मोमबत्ती से लिखना, तो मोम चिपकेगा नहीं, कांच पर मोम चिपकता नहीं है, जबकि मार्कर चिपक जाता है। समझ में आएगा? तो डिफरेंस किसका होता है बेटा, एडिसिव फोर्स और कॉसिव फोर्स का। क्लियर है क्या बात? नहीं, देखो कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। चलो, वेरी गुड। तो कॉसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो कॉसिव फोर्स, अब जैसे मान लिया, अब पढ़ते हैं हम शेप ऑफ लिक्विड। शेप ऑफ लिक्विड किस प्रकार से होती है। जैसे मैं आपको यदि इसमें ये दे दूं कि ये है, ये मान लिया ग्लास है, सही है भाई, और इसमें लिक्विड है, ऐसे करके कोई भी लिक्विड है, वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकती है, वाटर और मरकरी। मान लीजिए ग्लास है, गिलास के ग्लास में, मतलब कांच के ग्लास में पानी रखा हुआ है, ये वाटर है, या मरकरी भी हो सकती है, या तेल भी हो सकता है किसी प्रकार का। तो देखो, जो यदि हम इसे कंसीडर करें, यहां पे तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, समझे ना। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स पर यहां पे जो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है फोर्स लगाते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर के तो इस पे फोर्स ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ऐसे लगेगा। जैसे यहां वाले वाटर के मॉलिक्यूल पे फोर्स कैसे लग रहा था, चारों तरफ को लगेगा, तो यहां वाले वाटर के मॉलिक्यूल पे फोर्स कैसे लगेगा, इधर। तो ध्यान से देखो, ये जो कॉसिव फोर्स होगा Fc, ये इस तरीके से लगता है। कितने एंगल पे लगता है बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल पर जो कॉसिव फोर्स होता है वो बिल्कुल 45 डिग्री पे लगता है, सही है बात। अब ये तो हो गया कॉसिव फोर्स, और ये ग्लास का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स का मतलब है ना, एडिसिव फोर्स का मतलब है द फोर्स बिटवीन ग्लास एंड द कांच मॉलिक्यूल, ग्लास एंड द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या बात। तो जो शेप होती है वो डिपेंड करती है इस कॉसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड पर। क्लियर है क्या बात। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लिखो, इसमें लिखो, व्हेन ए लिक्विड इज ब्राउट। पहले चित्र बनाओ और बताना मेरे को। हो गया। हाँ भाई, कॉपी करनी है बाकी बच्चों ने। वेरी गुड, लिख लो थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख लो तो समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो, व्हेन ए लिक्विड इज ब्राउट, in contact with a solid surface। जैसे लिक्विड है, इस सॉलिड सरफेस के बराबर में आता है। द सरफेस ऑफ द लिक्विड
द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द सरफेस ऑफ द लिक्विड, surface of the liquid becomes curved near the place of contact, near the place of contact, जहां यहां पे कांटेक्ट पे रहती है ना तो यहां कर्व हो जाएगी। सही है क्या बात? इट मे बी कॉन्वेक्स, इट मे बी convex or concave, it may be concave, convex, concave or flat, depends upon relative magnitude of the cohesive and adhesive फोर्स। क्लियर है क्या बात? यहां पर ये सरफेस कॉन्केव अप हो सकती है, कॉन्केव डाउन हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगी भाई ये? It will depend upon the magnitude of FC and FA, कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगी। सेवा ये है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखोगे कि जो एडिसिव फोर्स है, एडिसिव फोर्स, ये एडिसिव फोर्स, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे सरफेस है ना सॉलिड की तो परपेंडिकुलर एक्ट करता है। एडिसिव फोर्स एक्ट्स perpendicular to the solid surface। आई बात समझ में? It acts perpendicular to the solid surface। बिल्कुल सही बात है। और जो ये कॉसिव फोर्स है ये 45 डिग्री पर एंगल पर लगता है, एंड द cohesive force acts at an angle 45 degree from liquid surface, लिक्विड सरफेस से 45 डिग्री पर वर्क करता है, एक्ट करता है। तो 45 से 45 हो गए, ऐसे करिए। क्लियर है क्या बात भाई? आप समझो ये कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन कैसे होगी, कॉपी कर लो, यहां तक बता देना भाई। वेरी गुड। कहने का मतलब है कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है और ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो ये एडिसिव फोर्स हो गया A और ये हो गया FC। क्लियर है क्या बात? ये ऐसे वर्क करेगा, ये ऐसे लगेगा, ये 45 डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार। यहां पे देखो, अब आप दोबारा से चित्र बनाओगे, है ना? ये मान लिया ग्लास है और इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड का मतलब वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकती है, या कोई ऑयल हो सकता है, ऐसे ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो कॉसिव फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लगेगा, FC कितने पे लगेगा बेटा? 45 डिग्री पर। तो इसके कंपोनेंट आप कर लेना, ये हो जाएगा FC/√2 और ये भी कितना हो जाएगा बेटा?
FC/√2। क्लियर है बात? कॉसिक फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, cos 45 और sin 45, और यहां पर जो एडिसिव फोर्स लगेगा ऐसे करके, एडिसिव फोर्स वो ऐसे लगेगा। बोलो क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहली कंडीशन जो आएगी, पहला केस जो होगा, यदि एडिसिव फोर्स FC/√2 के बराबर हो गया, यानी कि FC और ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बराबर। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर ऐसे सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो उन पे नेट फोर्स किधर आ जाएगा भाई अंकित? अगर जो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इन पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नीचे ही आ जाएगा बस। तो ऐसे करके, यस सर, ऐसे इधर की साइड हो जाएगा ये, ऐसे करके ये। बताओ तो सरफेस कैसे हो जाएगी? जब फोर्स आप सीधे सीधे यूं लगाओगे तो सरफेस हो जाएगी फ्लैट, सरफेस विल बी फ्लैट। नहीं आई बात समझ में? सीधी हो जाएगी। कहां पर किसके लिए होती है पता है आपको? ये यदि आप चांदी के बर्तन में वाटर को रखोगे तो जो पानी की सरफेस होती है ना, वो कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल, सीधी सीधी, कोई कनकेव अप कनकेव डाउन नहीं। किस केस में? जब एडिसिव फोर्स कॉसिक फोर्स के 1/√2 टाइम्स है। कर लो कॉपी तेजी से। सही है ना? ये तो ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखो, जब ये एडिसिव फोर्स FC/√2 से ज्यादा हो जाएगा, एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन FC/√2, ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा सिस्टम? इस पे तो ये लगेगा कितना? FC/√2 ऐसे लगेगा ही लगेगा। अब देखो यहां पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यहां पे जैसे यहां पे तो 2 न्यूटन लग रहा था, यहां पे 2 न्यूटन लगेगा, और यहां पे मान लिया 10 न्यूटन लग रहा है, ऐसे 10 न्यूटन लग रहा है ऐसे। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बता सकते हो? अरे यह है 10 न्यूटन, यह है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो 2 इधर लग रहा है 10, तो इधर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन नहीं आ जाएगा? बताओ अंकित, काजल, यस सर, आ जाएगा ना? तो रिजल्टेंट फोर्स कितना किधर आएगा? रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √8² + 2² आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो सागर, यस सर, है ना? तो बोर्ड पे देखो, तो इसका मतलब यदि एडिसिव फोर्स FC/√2 से ज्यादा है तो जो नेट फोर्स आएगा वो इधर की ओर आ जाएगा, इन दोनों का मिला करके, है ना? यहां पे तो होगा FC/√2, ये तो हो जाएगा FC/√2, ये हो जाएगा FA, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? इधर की ओर आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है क्या बात भाई? तो देखो, तो शेप किस प्रकार की हो जाएगी फिर? इसे तो छोड़ो, अब शेप किस प्रकार की हो जाएगी देखो ध्यान से। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स,
इस स्थिति में इन पर जो नेट फोर्स लगेगा इधर लगेगा ऐसे करके, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर भी रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर ही लगेगा। तो जब आप फोर्स इधर लगाओगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे ऐसे करके। तो सरफेस कैसी हो जाएगी, कॉनकेव अप। कैसी सरफेस हो जाएगी बेटा, कॉनकेव अप। नहीं आई बात समझ में? कॉनकेव अप, ये किसका एग्जांपल है पता है आपको? जब आप कांच के बर्तन में, ये तो हो जाएगा ग्लास, और पानी को रखते हो H2O को, तो जो पानी होता है उसकी सरफेस क्या होती है, यहां से तो फ्लैट हो जाती है ऐसे करके, और साइड से जो है वो कॉनकेव अप हो जाती है ऐसे करके। ये कारण होता है कॉनकेव अप का। कॉनकेव अप सरफेस उन सॉलिड और लिक्विड के बीच में होगी जहां पर एडिसिव फोर्स कॉसिव फोर्स के 1/√2 टाइम से ज्यादा हो, तो सरफेस क्या हो जाएगी, कॉनकेव अप हो जाएगी। हो गया भाई? यस सर। तीसरे केस में यहां पे लिख लेना सरफेस कॉनकेव अप, वैसे तो मैंने लिख दिया। तीसरा केस क्या होगा बताओ भाई सागर? सर जब एडिसिव फोर्स कम होगी FCO हाँ, जब ये कम होगा तो बोर्ड पे देखो, जब ये वाला फोर्स, ये फोर्स इससे कम होगा, इसका मतलब ये वाला फोर्स तो ज्यादा होगा और ये एडिसिव फोर्स कम हो जाएगा, ये FC/√2 है ना, FC/√2 ऐसे करके आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा फिर तो रिजल्टेंट फोर्स। नहीं, कैसे? बोर्ड पे देखो, मैं बना भी देता हूं आपको। ये जो केस होगा, ये केस पता है किसका होता है, जब इसमें मरकरी भरी होती है। मरकरी को ग्लास में रख दो, मरकरी को ग्लास में यदि आप रखोगे तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ये तो हो जाएगा FC/√2, और ये हो जाएगा एडिसिव फोर्स, और ये हो जाएगा FC/√2। तो इस केस में जो कॉसिव फोर्स होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, ऐसे आ जाता है इस पे, ऐसे। तो ऐसे रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा, बोलो। तो जब आप इसे ऐसे कर दोगे तो पता है इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इन मॉलिक्यूल्स की शेप इस प्रकार से हो जाएगी ऐसे, क्योंकि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है, दबा के लग रहा है इधर की ओर, यूं करके, ऐसे करके। ये भी फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे। तो ये कॉनकेव अप हो जाती है। ये कैसी हो जाती है सरफेस, कॉनकेव अप, कॉनकेव। यहां से तो बीच में से तो ये फ्लैट ही रहती है, अरे बीच में से तो क्या रहेगी, ये फ्लैट रहेगी पूरी, लेकिन साइड में से हो जाती है, साइड में से ऊपर से उठ जाती है थोड़ी सी, और यहाँ पे दब जाती है थोड़ी सी। कॉनकेव डाउन नहीं होगी सर, वो वाली होती है है? जब एडिसिव ज्यादा था सर। ये सेकंड वाली जो थर्ड केस है, ये हाँ। कॉनकेव डाउन का नहीं होगा? हाँ, कॉनकेव डाउन है ना ये, अरे कॉनकेव डाउन, ओके, कॉनकेव डाउन हो जाएगा ये, डाउन 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 ऐसे, है ना। कॉनकेव डाउन है, फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, एडिसिव फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो कॉसिव फोर्स होगा और बहुत ज्यादा होगा। मरकरी के मॉलिक्यूल को आसानी से अलग नहीं कर सकते आप। मरकरी मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत हाई फोर्स से अट्रैक्ट करता है। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स फॉर मरकरी मॉलिक्यूल इज वेरी हाई।
सही है ना भाई, ये बात है। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से तुम्हें सरफेस के बारे में आइडिया हो गया होगा, है ना? ये बात है। कनकेव अप कॉनकेव डाउन कैसे होगी। तो देखो, अब मेरी बात सुन लो। अब मैं आपको पढ़ाता हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? लिखो हेडिंग डालो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, बता सकते हो तुम? क्यों भाई सागर? अरे बता दो यार, कुछ तो बता दिया करो। याद नहीं सर। अबे भैया तू तो कैसे करेगा, कैसे करेगा? अबे पढ़ तो लिया कर, याद नहीं है इसलिए क्योंकि तुमने पहले पढ़ते नहीं है बच्चे। ये तो बात सही है कि छोटे छोटे टॉपिक रोटेशनल मोशन करते रहते हैं, लेकिन आपको तो बेटा करना चाहिए एक बार। आपको पढ़ने, क्लास अटेंड करने से पहले एक बार रीडिंग जरूर कर लेनी चाहिए चैप्टर की। अपन तो क्या बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ पे मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, है ना? बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, जब जाकर के कॉन्सेप्ट समझ में आता है अच्छे से। तो आपको तो पढ़ना चाहिए, लेकिन याद ही नहीं रहता। पर डेफिनेशन तो पढ़ लिया कर भैया। बाकी ये तो जैसे है, मान लिया काजल है या ये है, क्या नाम है इसका, अंकित, तो पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं पहले इंग्लिश में डेफिनेशन लिखता हूं, फिर समझाता हूं, है ना? लिखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, it is defined as the angle between tangent drawn at the surface of the liquid and tangent drawn at the surface of solid inside the liquid, इंग्लिश पढ़ लो पहले इसकी, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। हो गया भाई? यस सर। देखो, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, इट इज डिफाइंस द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे आपने चांदी के बर्तन में पानी भरा था ना, शुद्ध पानी हो। ये क्या है? चांदी का बर्तन, और ये क्या है? वाटर, शुद्ध वाटर को भरते हैं। इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लो, सरफेस, ये सरफेस है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली, एंड टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। सॉलिड पर टेंजेंट खींचनी है, ये वाली टेंजेंट लिक्विड के अंदर। एक तो ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, लेकिन सॉलिड की सरफेस पे टेंजेंट कैसे होगी भाई? सॉलिड की सरफेस पे तो टेंजेंट ये होगी,
लेकिन हमें टेंजेंट कौन सी लेनी है, अंदर की ओर, सॉलिड, ये वाली नहीं लेनी है। एक तो ये सॉलिड की सरफेस पे और लिक्विड पे, तो ये आ गया थीटा। कितना हो गया इस केस में, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी 90 डिग्री होता है भाई साहब, एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना, जैसे थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लिया कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, मान लिया दूसरा टाइप का लिक्विड है, और सरफेस कैसी हो गई उसकी, यहाँ पे ये हो गई कॉनकेव हो गई सरफेस, ऐसे करके, सही है भाई, ये लिक्विड है। तो एक तो टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और टेंजेंट सॉलिड पे खींचनी है, ऊपर की ओर नहीं, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ये टेंजेंट खींचोगे तो इट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट। आ गई की बात समझ में। तो यदि ये पानी है और ये ग्लास है, तो पता है पानी और ग्लास H2O एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आता है लगभग, कोई बता सकता है बच्चा? पानी और ग्लास की सतह के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, लगभग 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, एंगल लगभग 0 डिग्री मान लेते हैं हम इसे, है ना, ऐसे करके। दूसरा, थर्ड देखो, जब ये मरकरी है प्लस ग्लास, जब आप मरकरी को भरोगे ग्लास में तो उसकी जो सरफेस होती है, 140, हाँ 135 हो जाएगा लगभग, ऐसे, है ना। अभी मैं कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू लिखवा देता हूं एनसीईआरटी में से देख करके, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे कभी आ ही जाए, वैसे तो आने का नहीं है ऐसा क्वेश्चन। एंगल ऑफ कांटेक्ट पता क्या होगा, ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड and the tangent on the surface of the solid inside the liquid, then this is the angle of contact, this is the angle of contact। मरकरी और वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है लगभग 135 डिग्री होता है। क्लियर है क्या बात? प्योर वाटर ग्लास 140 लिखा हुआ है ना, मरकरी विद क्लीन ग्लास 140 लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वो लिखेंगे, है ना, इसके लिए ही है, और तो बाकी सब वाटर विद पैराफिन वैक्स, वाटर केरोसिन, बाकी तो ऐसी है ना। चांदी के लिए लिख लो और इसके लिए लिख लो, बस, और क्या। ठीक है भाई, कॉपी कर लो। सही है, सही है, क्लियर है बात। तो ये देखो, ये जो एक्यूट एंगल है, मान लिया इसके लिए जो एडिसिव फोर्स है, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट
जो इसमें थीटा क्या है, जो थीटा सी है वो कैसे ऐसे लिख लेना, एक्यूट एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। ये जो थीटा सी हो जाएगा ऐसी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है क्या बात, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल होता है, वो वाली जो लिक्विड है उस सॉलिड की सरफेस को भिगोते हैं, और जिसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होता है, वो वाले लिक्विड सॉलिड को नहीं भिगोते। आगे बात समझ में ये है, लिख लो आप, पहले लिखो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे लिखेंगे। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, इफ थीटा सी इज, ऐसे लिखेंगे एक्यूट, if theta c is acute, then these liquid wet the solid, है ना, पानी जो है कांच को भिगोता है। सेकेंड, if theta c is obtuse, then these liquid does not wet the solid। जैसे आपने थर्मामीटर देखा है ना, मरकरी वाला, जिससे डॉक्टर नापते हैं टेम्परेचर, तो जब तापमान बढ़ता है तो पारा भी बढ़ जाता है ऊपर, थर्मामीटर में पारा चढ़ जाता है, नहीं चढ़ जाता ऊपर की ओर, लेकिन जब वो नीचे आता है तो कांच को भिगोता नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है थर्मामीटर कांच की दीवार पे। अब तुम पानी को चढ़ा के देख लो किसी कांच की ट्यूब में, तो उससे चिपक ही जाएगा वो कुछ ना कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है अपने को। सर 90 डिग्री वाला नहीं भिगोएगा सरफेस को, 90 डिग्री वाला नहीं भिगोएगा सरफेस को, भिगोएगा यार, है ना, जो एक्यूट एंगल होता है वो नहीं भिगोएगा, 90 डिग्री वाला तो भिगो देगा, छोटा होना चाहिए। क्लियर है क्या बात, ऐसे कर लेंगे इसे, हाँ ये है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब इसी से जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है एक्सेस प्रेशर की। मैं आपको एक बहुत सॉलिड और बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो बता दिया मैंने, अच्छा इसमें शेप ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ मेलिसेस बता दिया, अच्छे इसमें पढ़ा हुआ है ये, बाकी आप पढ़ लेना। जैसे मान लिया पानी की, जो पानी की बूंद लोगे आप, और ये मरकरी की बूंद लोगे आप, तो जब आप पानी, ये है पानी की बूंद, ये है पानी की बूंद, और ये है मरकरी की बूंद, और जब ये कांच की पट्टी पे रखोगे ना आप, ये क्या है, ग्लास, और ये भी है ग्लास, तो पता है पानी तो ऐसे हो जाता है, पानी ऐसे हो जाएगा, और जबकि मरकरी की गोली बन जाती है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये है मरकरी, और ये क्या होगा, पानी। समझ में आएगा, ये तो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से होता है, इसे याद रखना है अपने को। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट है। देखो सॉलिड और इनसाइड द लिक्विड, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से, जबकि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो गया टेंजेंट, और ये हो गया, तो ये इसमें थीटा से ऑब्ट्यूज है। तो ध्यान रखना है, इसमें रखा शीट में, मैंने भी आपको बता दिया। क्लियर है क्या बात। अब हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर,
कॉपी कर लो एक बार, इसे कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। वेरी गुड। अब देखो, ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस, ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस, ड्यू टू दिस कर्व्ड सरफेस, pressure just below the surface, just below the surface changes, समझ में आएगा? प्रेशर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बोर्ड पे देखो कैसे चेंज हो जाएगा। मान लिया आपने, ये कांच की ट्यूब है, किसकी ट्यूब है भाई? कांच की ट्यूब है, ऐसे करके, है ना, ग्लास से, ग्लास लिख लेना। अब आपने इसमें पानी भरा, जब आप इसमें पानी भरोगे तो ये तो सही रहेगा, यहां पे जो सरफेस होगी ये कॉनकेव अप हो जाती है, ऐसे कॉनकेव हो जाती है ना, ये H2O है। बोर्ड पे देखो। और अगर जो आप कांच की ट्यूब में मरकरी भरोगे, मरकरी तो घनी होती है, मरकरी ऐसे हम दिखाएंगे, ये लो, ये क्या है? मरकरी, ये है पानी। तो ये जो शेप होती है ना, ये इस तरीके से हो जाती है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, जब कनकेव अप होगा, ऐसे कनकेव अप होगा, तो यहां पे इस तरीके से फोर्स लगने लगता है इस पे, इसके मॉलिक्यूल्स पे, है ना, और इसके मॉलिक्यूल्स पे फोर्स इस तरीके से लगता है, ऐसे करके। तो बोर्ड पे देखो, जो ये है कॉनकेव, ये क्या है? कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। हाँ भाई, ये कैसी सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, कॉन्वेक्स सरफेस। तो बताओ, यहां पे अगर जो बाहर की ओर प्रेशर P नोट है, तो यहां पे जो प्रेशर होता है ना, जस्ट बिलो द सरफेस P डैश, तो जो P डैश होता है ना, इट बिकम लेस देन P नोट, क्योंकि इस तरीके से इस पे फोर्स लगने लगता है। अब जबकि इसे ये फोर्स नीचे की ओर लगाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स के नीचे लगता है। यदि यहाँ P नोड है, इसके जस्ट बिलो यदि मैं यहाँ पे P डैश मान लूं, तो P डैश इज ग्रेटर देन P नोड। ये बात समझ में आती है क्या भाई आपको? नहीं, ये बताओ भाई, किसी चीज को आप दबाओगे ऐसे करके, तो उसके नीचे प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा? और जब आप किसी चीज को यूं करके उठाओगे तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? आगे बात समझ में? बोलो, कॉपी कर लो। सही है भाई? अच्छा, देखो बोर्ड पे, ये जो सरफेस बनेगी, ये यहां पे इस तरीके से गोला बन जाता है। छोड़ो इधर, एक मिनट छोड़ो, दोबारा से बनाएंगे हम। जैसे मान लिया ये सरफेस है, आप थोड़ी जगह छोड़ देना, ये सरफेस हो गई, मान लिया ये कॉनकेव सरफेस हो गई, तो सरफेस ऐसे बन जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर, और इसकी रेडियस यदि मैं r मान लूं, इसकी रेडियस यदि r मान लूं, तो यदि यहां पे P नोड है प्रेशर और यहां P डैश है, तो पता है P डैश क्या होगा? P नोड से थोड़ा कम होगा। अरे P डैश जो होगा P नोड से कम होगा, नहीं होगा? यदि ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी जो रेडियस है
है ना, वो आर है। तो जो पी डैश है पी नॉट से कम होगा, कितना कम होगा बता सकता है कोई बच्चा? रो जी आर, है रो जी आर, 2t अपॉन आर, 2t अपॉन आर, ध्यान रखना है। व्हाट इज टी? टी इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इस ये जो कर्व बनना है ना, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर यहां पे होगा, इसका सेंटर कहां पे होगा इस कर्व्ड सरफेस का? यहां पर। और व्हाट इज आर? कैपिटल आर इज द रेडियस, 2t अपॉन आर, कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो मैं यहां पे चेक करूं यहां पे, तो यहां भी एक कर्व बनेगा, गोला बनेगा, क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर यहां पे होगा, है ना। पहले इसे कॉपी कर लो, फिर मैं बता देता हूं। करो इसे कॉपी, -2t अपॉन आर। प्रेशर हमें यहाँ पे दो सरफेस मानी है, कैसे, दोबारा बोलना। दो सरफेस लिए हमने बेस की। नहीं, एक एक एक। अबे सरफेस तो एक ही होगी अभी तक तो। किसके लिए ये कैसी सरफेस है? कॉनकेव, है ना। अब मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स, जैसे मरकरी वाली, ऐसे। ये मरकरी भरी है ना। तो ये कैसे होगा? इस तरीके से होगी। सेंटर कहां होगा इसका? ये होगा आर। तो यहां यदि पी नोड है तो इसके जस्ट नीचे प्रेशर एक्सिस होगा। तो जो पी डैश है, एक्सिस प्रेशर, एक्सिस पी डैश, पी नोड प्लस 2t अपॉन आर। प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। कितने अमाउंट से प्रेशर बढ़ जाता है? 2t अपॉन आर। कितने अमाउंट से कम हो जाता है? 2t अपॉन आर। अच्छा, मैंने अंकित तेरे को मैसेज किया था। अब तेरे ना कई सारे नंबर हैं, मैंने तो 15 मिनट पहले ही कर दिया था मैसेज, 10-12 मिनट पहले क्लास का। सही है। तो यहां पे जो हो जाता प्रेशर, जो P डैश माइनस पी नोड है 2t अपॉन आर, इसे बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। अगर जो कॉनकेव, ये कैसी है बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। यदि कन्वेक्स सरफेस है तो प्रेशर जो हो जाता है ज्यादा हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। सही है भाई? बात देखो, हो गया भाई? बोर्ड पे देखो, अब इसे हम बंद कर देते हैं। एक्सेस प्रेशर यानी कि जहां भी कर्व्ड सरफेस होगी, प्रेशर वहां पे क्या हो जाता है? या तो कम हो जाएगा, उसके नीचे जस्ट बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस द प्रेशर विल रिड्यूस और प्रेशर विल इंक्रीज।
क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये है स्पेरिकल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, हाँ भाई ये वाटर ड्रॉप है, मान लिया गोल गोल है वाटर ड्रॉप, सही है भाई। तो जो वाटर गोल गोल क्यों, अगर जो मान लिया आप पानी की बूंद लो, जैसे मान लिया ये पानी है, ये लो ऐसे, तो देख लो ना ये पानी जो है ये गोल हो रहा है, गोल हो रहा है नहीं हो रहा है, अबे देखो गोल हो रहा है नहीं पानी, ये रहा नहीं, पानी हो गया गोल नहीं, क्या कैसी चीज बनाई है भगवान ने कि पानी की बूंद क्या हो जाती है, गोल हो जाती है अपने आप ही, कारण क्या, सरफेस टेंशन। तो जब ये कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स, कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स। यदि यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोड है तो इनसाइड प्रेशर विल बी मोर, कितना मोर हो जाएगा पता है आपको, यदि इसकी रेडियस r है और सरफेस टेंशन इसका t है, तो बेटा इसके अंदर इनसाइड प्रेशर विल बी मोर, और p इनसाइड बता सकते हो कितना होगा, p नॉट प्लस 2t अपॉन r, एक्सेस हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से, प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा यहां पे इसके अंदर। क्लियर है क्या बात? कर लो भाई कॉपी भैया, डन सर। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, अभी ये तो हो गए वाटर ड्रॉप की कहानी, लेकिन अब यदि हम लें शॉप बबल, सॉप बबल, साबुन का बबल को क्या कहेंगे हिंदी में, बुलबुला, साबुन का बुलबुला, बुलबुला नहीं, साबुन का बुलबुला तो इस प्रकार से होता है, यहां भी एयर और यहां भी एयर, बताओ। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, ये अगर जो आप इसे आप मैग्नीफाई करके देखते हो तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि यहां भी एयर और यहां भी एयर, तो इसकी सरफेस कितनी होती है, एक तो इनर एक आउटर। अगर जो यहां पर प्रेशर पी नोड है, तो यहां पर प्रेशर पी नोड है, तो अंदर बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस ऐसे लगेगा ना, सरफेस टेंशन का प्रेशर ऐसे, तो यहां पर जो P डैश होगा, बताओ P डैश P नोट से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताओ आप। सर बड़ा। बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इसकी रेडियस कितनी मान ले, r, और सरफेस टेंशन T, तो जो P डैश होगा ना बेटा, वो P डैश होगा P नॉट प्लस 2T अपॉन R हो जाएगा। बताओ इन इसके बीच में अंदर बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के बीच में जो प्रेशर होगा वो 2T अपॉन R हो जाएगा। दूसरा, जस्ट इसके अंदर एक सरफेस और है ऐसे, ये वाली, ये इसे और दबाएगी, तो जो P डबल डैश है, तो P डैश तो हो गया P नॉट प्लस 2T अपॉन R, और बेटा P डबल डैश क्या होगा, P डैश प्लस 2T अपॉन R, क्योंकि सरफेस टेंशन तो इस सरफेस का T है ही सही, और रेडियस दोनों की बराबर है, रेडियस में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस 2T प्लस R प्लस 2T प्लस R, तो P नॉट प्लस 4T अपॉन R। क्लियर है क्या बात भाई, ये हो जाएगा। तो जो एक्सेस प्रेशर है कितना ज्यादा होता है एयर बबल के अंदर, शॉप बबल के अंदर, 40 अपॉन R ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है सागर, काजल? Yes, sir. तो
पानी के ड्रॉप में 2T/R ज्यादा, और बबल में कितना एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। क्यों? क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली के वजह से तो 2T+R बढ़ गया, और एक अंदर वाली की वजह से बढ़ गया। तो जो एक्सेस प्रेशर है ना, इसमें जो एक्सेस प्रेशर है, यहां पे ऐसे लिख देना बेटा, ऐसे इसके नीचे एक्सेस प्रेशर कितना है बेटा? एक्सेस प्रेशर 4T/R। और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर कितना है भाई? एक्सेस प्रेशर 2T/R। 4T/R 2T/R। हेलो, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, ठीक है सब बढ़िया? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आए थे भाई साहब, आप तो आ जाओ कभी घर पे, है ना? आप भी आ जाओ कभी घर पे, सही है। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, बस यही कह रहा था मैं कि चेक स्पेलिंग चेक कर लूंगा, फिर मैं तो कल को लगवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बस। हाँ भाई। यस सर। तो समझ में आ गई भाई? बात नहीं आई? बात समझ में क्या आ गई? बता, थोड़ा सा तेजी से बता। अबे बुखार उखार सही है तेरा? यस सर, ठीक है। हाँ चलो, बताओ क्या समझ में आई? जल्दी से बोलो, तेजी से। बोल बेटा जल्दी। सर, एक्सेस प्रेशर पढ़ाया आपने, यहाँ पे लिक्विड में इसकी सरफेस के नीचे प्रेशर या तो ज्यादा आता है या फिर कम हो जाता है। हाँ, कम कौन सी वाली सरफेस के नीचे होगा? सर, कम उसके नीचे होगा जो कनकेव अप होगी। वेरी गुड, कॉनकेव वाली, और कॉन्वेक्स के नीचे डाउन हो जाता है। तो जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी ट्यूब पढ़ लें, वो इसी पर प्रिंसिपल पर बेस है। कैपिलरी का मतलब जैसे तनों में, पेड़ के तनों में या पौधों के तनों से पानी जो है पत्तियों में ऊपर जाता है, कैपिलरी एक्शन के कारण जाता है। और जो सीलन चढ़ती है नाली से, जो सीलन चढ़ती है घरों में, कैपिलरी, जो रुई की बत्ती में विक ऑफ द कॉटन, अंग्रेजी में विक ऑफ द कॉटन बोलते हैं, तो जो तेल चढ़ता है और जोत जलती रहती है, वो भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब आपको लैब में मिल जाएगी, फिजिक्स की लैब में देखने के लिए, बहुत ही बारीक, जिसका जो बोर, BOR बोर, जिसका डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसे यहां बड़ा बनाएंगे।
यदि आप कांच की कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डाल दोगे तो अगर जो ये पानी है तो इसमें पानी चढ़ जाता है, पानी चढ़ जाता है h ऊंचाई तक। क्लियर है क्या बात? और अगर जो आप इसमें मरकरी को डाल दोगे, देखो यहां पे पानी जो होगा, पानी की सरफेस तो कैसी होगी, यहां पे कॉनकेव अप, यहां पे भी कॉनकेव अप और यहां पे भी कॉनकेव अप हो जाएगी। जबकि यदि आप इसमें मरकरी डाल दोगे तो ये जो लेवल होता है ना मरकरी का, ये मरकरी जो है कांच की ट्यूब में h डेप्थ तक नीचे घुस जाती है। पता है आपको? नीचे घुस जाती है ये मरकरी Hg और ये वाटर। बोलो, इसमें तो राइज हो जाता है, लेवल क्या होता है? राइज। और इसमें लेवल क्या होता है बेटा? डाउन हो जाता है। समझ में आई बात? अब देखो मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा, एच की वैल्यू निकाल दूंगा। ये ग्लास है, जब बना लो तो बता देना भाई इसे। तैयारी वैयारी कैसी चल रही है तेरी सागर? चलो ठीक है, तो फीस वीस जमा करा देना बेटा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले, सही है ना? मॉडर्न फिजिक्स, अरे बोल। सर ये कितनी बची है सर? अरे बस तो 4000 दे देना, मैंने कौन सा वो थोड़ा ना कर रहा है ना? ये तो खत्म हो जाएगा, एक कल को खत्म करा देंगे इसे। फीस कोई वो थोड़ा है, वो तो यार ये है कि कंटिन्यूटी बनी रहे भाई, हमें इतनी मेहनत करते हैं तो ये है। और दूसरा अपने को इंटरेस्ट भी रहता है, बच्चा जो फीस देता है उसी का जो है इंटरेस्ट भी रहता है पढ़ने में, ऐसा मेरा मानना है। सही है भाई? क्या नाम है बेटा? सागर। ठीक है, तो फिर हाँ मॉडर्न फिजिक्स भी क्या है 10-12 दिन में 10 तारीख तक कोशिश करूंगा खत्म कराने की। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप कर लो इसे, है ना? 10-15-20 दिन में, जितने भी दिन में होगी, फिर रिवीजन कर लेंगे जो भी बचेगा। क्लियर है क्या बात? ये है। चलो बाकी देखो इधर, मैं कर दूं इसे, प्रूफ कर देगा तू? एक तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। बताओ, यहां पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पर, यहां पे तो प्रेशर P नोड है, यहां भी प्रेशर P नोड है, यहां भी प्रेशर P नोड है। अब मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसे, ये रही हमारी ट्यूब, ऐसे। बोलो क्लियर है? अब यहां पे चढ़ गया पानी, पानी हो गया ऐसे, सही है भाई बात? पानी हो गया ऐसे, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? P नोट। तो यहां भी होगा P नोट, तो यहां पे भी कितना होगा? P नोट। मान लिया h हाइट तक प्रेशर पानी चढ़ गया, तो बोर्ड पे देखो यहां पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P डैश। तो बेटा P डैश कितना होगा बता सकते हो? P नोट माइनस 2T अपॉन R। थोड़ा सा मैंने चित्र जो है इधर ना बना करके इधर बनाते हैं, तुम भी बेटा थोड़ा सा सही तरीके से बना लेना। ऐसे यहां पे बनेगा चित्र, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके ये पानी की सरफेस कैसे हो जाती है? कॉनकेव अप, ऐसे यूं करके, यूं। सही है भाई? सेंटर कहां पे होगा इसका? यहां पे होगा। रेडियस क्या होगी? R। बेटा ट्यूब की रेडियस अलग है, ट्यूब की रेडियस अलग है, जबकि जो ये कर्व्ड सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अलग है। ये ट्यूब की रेडियस है। तो यदि यहां पे प्रेशर P नोड है और यहां पे हमें प्रेशर P नोड है, यहां भी प्रेशर P नोड है, यहां भी प्रेशर P नोड है, तो इसके नीचे जो प्रेशर होगा वो P डैश कितना होगा बता सकते हो? P नोड माइनस 2T अपॉन R। क्लियर है क्या बात भाई? सागर, काजल, अच्छा। अब ये देखो, जब हम
हाइड्रोस्टैटिक्स की हेल्प से जब हम h हाइट नीचे चलेंगे तो यहां पे जो प्रेशर होगा P नोड वो क्या आएगा P डैश प्लस H रो जी। क्लियर है क्या बात? अबे H नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो यहां पे तो P डैश है और यहां पे कितना है P नोड, तो P डैश प्लस H रो जी बराबर P नोड। और ध्यान से देखो जो P डैश है वो कितना है P नोड माइनस 2T अपॉन R प्लस H रो जी, तो ये तो कट जाएगा। तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा H रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन R और H जो होगा हाइट ऑफ राइज कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ राइज 2T अपॉन R रो जी। नहीं आई बात समझ में? व्हाट इज कैपिटल R बता सकते हो इसमें? बेटा कैपिटल R है सागर काजल, कैपिटल R क्या है, किसकी रेडियस है? कैपिलरी की, अबे रेडियस कैपिटल R कर्व्ड सरफेस की रेडियस, ट्यूब की तो स्मॉल r है, जो कैपिटल R है हाँ रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये ध्यान रखने वाली बात है। कॉपी करो यहां तक तेजी से, जब कॉपी कर लो तो बता देना। अंकित कैसे भाग गया? टूटी अपॉन कैपिटल R रो जी। मैं किताब का तो नहीं पता, मैं चेक करता हूं इसमें कैसे दे रखा होगा कि कैपिटल R के बारे में बता रखा है नहीं बता रखा, बताए नहीं बताए अपन को तो बताना ही है ना, बता तो रखा है इसमें, सही बात है बता रखा है, ऐसा नहीं है। जल्दी कर लो कॉपी। पढ़ाई कर ली तुमने हैं? क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा था? बबल और स्ट्रॉ। हो गया भाई? देखो अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और चेंज करूंगा, आप भी समझना, चित्र दोबारा से बनाना। देखो जैसे ये मान लिया हमारी कैपिलरी ट्यूब थी यहाँ पे ऐसे करके, सही है भाई, ऐसे कैपिलरी ट्यूब थी तो यहां तक पानी भर गया इसमें, ऐसे यूं भर गया ना, ऐसे भर गया, सही है भाई। यह है सेंटर, यह है रेडियस R। अब देखो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द टेंजेंट ऑन द सॉलिड, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी। बोलो थीटा सी है ना ये, तो जब ये थीटा सी है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो होगी रेडियस, किसकी रेडियस, अरे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, ये है कर्व्ड सरफेस की रेडियस, ये एंगल थीटा सी 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, ये
थीटा सी 90 माइनस थीटा सी, यहां देखो एक बार ये थीटा सी, ये 90 माइनस थीटा सी, और ये भी हो जाएगा थीटा सी, ये वाला एंगल थीटा सी हो जाएगा। तो इसमें कॉस थीटा ये कितना है, ये है आर, तो कॉस थीटा सी कितना लगा दूंगा मैं, कॉस थीटा सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो आर हो जाएगा वो आर अपॉन कॉस थीटा सी होता है। तो ध्यान से देखो, तो जो एच होगी वो कितना हो जाएगी, 2t अपॉन आर की जगह लिख दूंगा आर अपॉन कॉस थीटा सी इंटू रो जी, तो जाएगा एच आ जाएगा, व्हाट इज एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा सी अपॉन आर रो जी। क्लियर है क्या बात, ये है ऐसा आ जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। आगे भी ये बात समझ में, क्यों, क्योंकि हमें जब पानी भरेगा इसमें तो ये आर थोड़ी ना मालूम होगी, हमें तो जो कैपिलरी हमारे हाथ में दे रखी है, कैपिलरी ट्यूब दे रखी है, उसकी रेडियस तो नाप सकते हैं ना हम भाई, सरफेस की, इसमें जो पानी भरेगा उसकी रेडियस कैसे नापोगे, तो इसलिए हमें h इज इक्वल टू 2t cos थीटा c इज इक्वल टू r rho g, ये इसका फॉर्मूला होता है।